नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार बाकोलिया आपका फ्रीटवेयर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं, अपन ने पढ़ा था वर्ण विचार और वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में इसके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से उत्क्षिप्त वर्ण हैं। तो आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि उत्क्षिप्त जो होते हैं उनको तारण जात भी कहते हैं। नंबर पहला ऑप्शन इसमें ड, ढ, अड़ और ड। तो देखिए, ये उत्क्षिप्त का मतलब होता है, आपको बताया था मैंने वर्ण विचार का जब टॉपिक पढ़ा था अपन ने, वहाँ बताया था मैंने उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना। तो ऐसा वर्ण इनमें कौन सा है जिससे जीव है वो बाहर की तरफ फेंकी जाती है, तो आप उच्चारण करके आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका नंबर 3 ऑप्शन अड़ इसका राइट आंसर होगा। देखिए, नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर दूसरे की कि निम्न में से अयोगवाही वर्ण है। अब आपको पता होना चाहिए कि अयोगवाही क्या होता है। अयोगवाही वे वर्ण होते हैं जिनको वर्णमाला में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी उनका पाठ किया जाता है। कहने का मतलब है फिर भी उनको पढ़ा जाता है। और वे वर्ण मैंने आपको बताए थे, अंग और अह होते हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन देख लेते हैं, ए आ। नंबर बी ऑप्शन है अंग अह। नंबर सी ऑप्शन है ए अह। और नंबर द है ए और अम। तो देखिए, इस प्रकार से इसमें दूसरा ऑप्शन जो है अंग और अह, ये इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं नंबर तीसरे की। तीसरा प्रश्न है कि गै वर्ण का सही विश्लेषण है। देखो, विश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़े। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़े। तो गै वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है वो आपको इसमें बताना है। तो ए ऑप्शन है गै और य, ब ऑप्शन है ज और य, स ऑप्शन है ज और य, द ऑप्शन है ग और य। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ज और य, यानी कि स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, देखिए नंबर 4 की कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। देखिए, हिंदी में अपने उच्चारण स्थान का टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि संस्कृत में अपने पढ़ लिया था। फिर भी इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान देखते हैं। ए ऑप्शन है नासिका, ब ऑप्शन है मूर्धा, स ऑप्शन है तालु, द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। आगे जब बात करते हैं, देखिए अपन इसका उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। इसका सूत्र चलता है अनुस्वारस्य नासिका। कहने का मतलब क्या हुआ कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए कि उच्चारण के आधार पर लय वर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चारण के आधार पर लय वर्ण है। तो ए ऑप्शन है उत्क्षिप्त, ब ऑप्शन है पार्श्विक, स ऑप्शन है प्रकंपित, द ऑप्शन है संघर्षी। तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने पढ़ा था लय वर्ण, तो इस लय वर्ण को पार्श्विक वर्ण बोलते हैं। पार्श्विक वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय जीभ के दोनों किनारों से वायु बाहर निकलती है, और पार्श्विक का मतलब भी क्या होता है? किनारा होता है। इसलिए लय वर्ण है वो क्या है? पार्श्विक वर्ण है। लय वर्ण क्या है? पार्श्विक वर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? तो मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको। नंबर ए ऑप्शन है 1, ब ऑप्शन है 2, स ऑप्शन है 3,
द ऑप्शन है 4। तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं उनका वर्गीकरण प्रमुख रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, 2 आधार पर किया जाता है। वह मैं आपको बता देता हूँ। 2 आधार कौन कौन से होते हैं, एक उच्चारण स्थान के आधार पर है और एक प्रयत्न के आधार पर है। बात समझ में आ गई होगी। इन प्रश्नों में आपको मैं बताता हूं कि पूरा जो वर्ण विचार है वो लगभग पूरा मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, इसलिए इन प्रश्नों को आप बहुत धैर्य के साथ पढ़ें और बहुत शुरुआत से लेकर के इनको अंत तक जरूर देखें। नंबर 7 प्रश्न की बात करते हैं कि मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है। मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियों को कहा जाता है। नंबर ए ऑप्शन है वर्ण, ब ऑप्शन है ध्वनि, स ऑप्शन है अक्षर, द ऑप्शन है स्वर। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मुख से स्वतः उच्चरित ध्वनियां होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको ध्वनि कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है वे कहलाते हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, तो मुख कम खुलता है आपको मैंने बताया था कि मुखाकृति के आधार पर 4 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। पहले अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है विवृति, ब ऑप्शन है संवृति, स ऑप्शन है वृत्ताकार, द ऑप्शन है अर्ध संवृत्ति। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, समृद्धि। क्या होगा, समृद्धि। आपको पता है कि समृद्ध जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में मुख कम खुलता है और आपको याद होना चाहिए कि वे स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ई, उ, कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों ई और दोनों दोनों उ किस में आएंगे, समृद्ध स्वरों में आएंगे। नंबर 1 ऑप्शन इसमें विवृत है। विवृत में मुख अधिक खुलता है और अधिक खुलता है तो विवृत एकमात्र स्वर है आ, इसको ध्यान रखना। अर्ध समृद्ध, देखिए इसमें अर्ध समृद्ध ऑप्शन में दे रखा है कि समृद्ध से मुख थोड़ा सा इनमें ज़्यादा खुलता है और ये होते हैं ए और ओ। तो एक प्रश्न में आपके 3 प्रश्न मैं क्लियर कर चुका हूं, तो इसको अच्छे से देख लेना एक बार। नंबर 9 प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। निम्न में से प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। तो देखिए नंबर ए ऑप्शन देख लेते हैं, ये, ब ऑप्शन है र, स ऑप्शन है ल और द ऑप्शन है क। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, र। इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोला जाता है। क्योंकि इनको लुंठित या प्रकंपित क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका र का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ अपने मुख के बीचों बीच आ जाती है और झटके से आगे पीछे चलती है, इसलिए इस वर्ण को प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, देखिए आपके लिए कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन है 1, ब ऑप्शन है 2, स ऑप्शन है 3 और द ऑप्शन है 4। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 3। आपको पता है 3 कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 आपको पता होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 होते हैं ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है। ए ऑप्शन है केवल नाक से, ब ऑप्शन है नाक व मुंह से, स ऑप्शन है केवल
मुँह से, द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनुनासिक होता है, अनुनासिक जो वर्ण होता है उसका क्या होता है, अनुनासिक जो वर्ण होता है ना उसका संबंध किससे होता है, अनुनासिक का मुख के साथ साथ नाक से भी होता है, यानी कि मुख और नाक से इसका संबंध होता है। इसका दूसरा प्रकार था निरअनुनासिक के। निरअनुनासिक की मैं बता देता हूँ कि केवल उसमें जो उच्चारण करते समय वायु है वो केवल किससे निकलती है, मुख से बाहर निकलती है। तो अनुनासिक और निरअनुनासिक समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अनुनासिक जो स्वर होता है वह मुख के साथ साथ नाक से भी उसका क्या होता है, संबंध होता है, और निरअनुनासिक में केवल मुख से संबंध होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका, प्रश्न नंबर 11 है, देखिए कि जो अन्य, देखिए सॉरी, कि जो बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए बिना ही बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए उन वर्णों को अयोगवाह्य वर्ण कहा जाता है। उन वर्णों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ण विचार से मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को कहते हैं। ये अलग प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देखिए प्रश्न नंबर 14 है आपका कि भाषा की सबसे छोटी। अब ध्यान देना, यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो आपके रीट के लिए हो, हिंदी की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें हिंदी को शामिल किया जाता है उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये नीचे वाले। देखिए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, क्या, मौखिक इकाई। कौन सी इकाई, मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अ है वर्ण, ब है ध्वनि, स है शब्द, द है वाक्य। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ध्वनि होगा। देखिए दूसरा प्रश्न, इसके बारे में 15वां प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ इसके बारे में। प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कौन सी इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो लिखित इकाई होती है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ध्वनि, वर्ण, वाक्य, शब्द। तो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वर्ण होगा। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर प्रश्न में आपको पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो मौखिक इकाई की जब बात करते हैं तो मौखिक इकाई ध्वनि को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ध्वनि को। और लिखित इकाई की जब बात करते हैं, लिखित इकाई होती है क्या, वर्ण। क्या होती है, वर्ण। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं कि सार्थक भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए है वर्ण, ब है वाक्य, स है ध्वनि, द है शब्द। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा शब्द। क्या होगा, शब्द। देखिए प्रश्न ऐसे आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ना उसमें मौखिक दिया हुआ आता है ना लिखित दिया हुआ आता है।
तो आपको उसका उत्तर मानना होगा किसको? वर्ण को। ध्यान दे लेना, अगर ऑप्शन में ना तो मौखिक इकाई दिया हुआ आता है ना लिखित इकाई दिया हुआ आता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वर्ण होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। देखिए कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन ए है वाक्य, ब है शब्द, स है वर्ण, द है ध्वनि। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भाषा की पूर्ण इकाई होती है। भाषा की पूर्ण इकाई होती है। ऑप्शन ए है ध्वनि, ब है शब्द, स है वाक्य और द है वर्ण। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है उसको क्या बोलेंगे? उसको वाक्य बोलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा की पूर्ण इकाई किसको कहेंगे? तो वाक्य को भाषा की पूर्ण इकाई कहेंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई होती है? नंबर ए ऑप्शन है 2, ब ऑप्शन है 3, स ऑप्शन है 4, द ऑप्शन है 1। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्योंकि देखिए अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयों की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर 2 इकाई होती है। एक तो होती है क्या? शब्द, और एक क्या होती है? वाक्य। क्या होती है? शब्द और वाक्य। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की कि प्लुत स्वरों की संख्या होती है। देखिए प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये बहुत अलग प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आने वाली कितनी भी कठिन एग्जाम हो हिंदी से संबंधित उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि प्लुत स्वरों की संख्या होती है। तो प्लुत स्वरों की संख्या की बात करते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या होती है कितनी? 8। कितनी होती है? 8। इनमें 7 तो दीर्घ स्वरों को ग्रहण किया जाता है और एक ए को ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार से कुल 8 प्लुत स्वर होते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। 21वां प्रश्न है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 4, ब ऑप्शन है 2, स ऑप्शन है 3 और द ऑप्शन है 1। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 4। नंबर ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। उनमें पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्धविवृत स्वर। आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इन पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो ए ऑप्शन है 8, ब ऑप्शन है 7, स ऑप्शन है 6 और द ऑप्शन है 4। तो मैं आपको बता दूं कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो वो 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार। पहला होता है उसमें स्पर्शी व्यंजन, दूसरा होता है संघर्षी व्यंजन, तीसरा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा होता है नासिकीय व्यंजन
और पांचवा होता है संघर्षहीन व्यंजन, छठवां होता है प्रकंपित व्यंजन, सातवां होता है पार्श्विक और आठवां होता है उक्षिप्त या ताड़नजात, जिनमें अपन ने उक्षिप्त, पार्श्विक और प्रकंपित की अपन ने बात कर ली है। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 और ये आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोष वर्ण कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 31, ब ऑप्शन है 10, स ऑप्शन है 12 और द ऑप्शन है 14। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन है 31 इसका सही उत्तर होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे कि उन लोगों को फ़ायदा हो सके जो हिंदी की संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में।